आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक और खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है ओ बसंती पवन पागल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ओ बसंती पवन पागल। टेबल पर पड़ा हुआ वह सादा सा कार्ड मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। शादी के सीजन में ऐसे कार्ड्स रोज ही चले आते हैं, एक से एक खूबसूरत कलात्मक और महंगे कार्ड्स। उनके मुकाबले में ये तो बिल्कुल सादा था, जैसे सिर्फ सूचना भर देना इसका उद्देश्य हो। फिर भी यह कार्ड मेरे लिए खास था। ये अंजू की बेटी की शादी का कार्ड था। इस कार्ड को देखते ही मन में यादों का एक सैलाब सा उमड़ आया है। यादें बचपन की, कैशोर्य की, ननिहाल की। बीच के ये 25 साल एकदम जैसे गायब हो गए थे। मन एकदम नानी के आंगन में पहुंच गया, जहां मंजू अंजू की जोड़ी झूला झूल रही हैं, अमियाँ तोड़ रही हैं, मेहंदी रचा रही हैं, छत पर धमा चौकड़ी मचा रही हैं। ननिहाल का यह कस्बा बहुत छोटा सा था, पर वहां जाने के लिए पूरे साल हम छुट्टियों की प्रतीक्षा करते रहते थे। आकर्षण का मुख्य केंद्र होता था हमारा मिलना, जो छुट्टियों में ही संभव हो पाता था। कहने को मौसेरी बहनें थीं हम दोनों, पर पता नहीं क्या सोचकर नानी ने जोड़ी से नाम रख दिए थे, मंजू और अंजू। मम्मी लोगों के नाम भी जोड़ी के थे, कमला विमला, इसलिए बेटियों के नाम भी जोड़ी के रखे गए। यूं तो हम लोगों की उम्र में 2 साल का फर्क था, फिर भी हमारे बीच बहनों से ज़्यादा एक सखी भाव था। अभेद्य जोड़ी थी हमारी, इसलिए हमारे नाम भी अक्सर जोड़ी से ही लिए जाते। सालों बाद एक दिन अचानक अंजू को इल्हाम हुआ था, दीदी एक से नाम रखने से क्या होता है, किस्मत थोड़ी ही एक सी हो जाती है। 10 साल की अंजू के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर मैं चौंक गई थी। वाकई किस्मत दोनों की एकदम अलग थी। मैं रईस माँ बाप की इकलौती लाडली, अंजू एक क्लर्क की बेटी, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी। बड़प्पन के उस बोध ने उसे असमय गंभीर बना दिया था। मैंने फिर एक दिन अपनी मम्मी से पूछा था, नाना जी ने ऐसा अन्याय क्यों किया? दोनों बेटियों के लिए एक सा घर देखना था ना। घर तो एक सा ही देखा था बिलो, पर नाना जी दोनों की किस्मत तो एक सी नहीं लिख सकते थे ना। मम्मी ने मानो अंजू की ही बात दोहरा दी थी। तेरे पापा की सेंट्रल की नौकरी थी, एक बार आसाम ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने तैस में आकर नौकरी छोड़ दी, एक छोटा सा बिजनेस डाल लिया, और लक्ष्मी मैया की ऐसी कृपा हुई कि मेरी दुनिया ही बदल गई। बिजनेस बढ़ने लगा तो तेरे पापा ने तेरे मौसा जी से भी कहा था कि साथ आ जाओ, दोनों मिलकर आसमान छू लेंगे, पर वो आदमी एक ही खूसट है। बेचारी विमला की किस्मत ही खराब है और क्या। लुक छिप कर ही सही मम्मी बेचारी विमला की भरसक मदद करती रहती। अंजू के लिए तो उन्हें कभी कपड़े सिलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे तंग होते कपड़े उसके लिए उठा कर रख दिए जाते। ननिहाल की वार्षिक यात्रा पर वे मौसी को सुपुर्द कर दिए जाते। एक साल मौसी के साथ अंजू नहीं आई। अगले साल उससे छोटा राकेश भी नहीं आया। मौसी ने बताया, अब उन लोगों का पूरा टिकट लगने लगता है, बहुत महंगा पड़ता है। तब पहली बार पता चला कि पीहर आना भी मौसी के लिए एक भार है, एक कष्टकारक अनुभव है। लेकिन अंजू की अनुपस्थिति से मेरी तो छुट्टियां ही बेस्वाद हो गई। मम्मी ने हमेशा की तरह कपड़ों की पोटली मौसी को थमाई, तो उस बार मौसी ने मना कर दिया। बोली, जिज्जी बाप बेटी दोनों एक ही जाति के हैं,
पता नहीं किस घमंड में रहते हैं। तुम इतने प्रेम से देती हो, पर उसके मिजाज तो देखो। कहती है मैं 2 कपड़ों में साल गुजार लूंगी, पर अब किसी की उतरन नहीं पहनूंगी। अजीब घनचक्कर लड़की है। भाई बहन क्या एक दूसरे के कपड़े पहनते नहीं हैं? वही तो, पिछले साल वाले कपड़े भी वैसे ही पड़े हुए थे। फिर मैंने उनसे स्टील के 2 डिब्बे खरीद लिए, पर हर बार ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये मन बहुत दुखता है। बाद में मैंने मम्मी से कहा, अंजू को बुरा लगना स्वाभाविक है मम्मी। सालों साल तुम उसे पुराने कपड़े देती रहती हो, एक आध बार नया भी दिया करो, नया जो खास उसके लिए सिलवाया गया हो। तेरे कपड़े ऐसे पुराने भी तो नहीं होते। मुश्किल से 6 महीने पहनती है और डाल देती है। इतने महंगे कपड़े नौकरों को देने का भी दिल नहीं करता। वह लड़की अपने बाप की तरह ही खुसट है और कुछ नहीं। ऐसे तन मन से उतरे कपड़े पहनने से अंजू ने इनकार कर दिया तो मम्मी ने उसे खूसट ही करार दे दिया। यादों का यह कारवां मेरी शादी के पड़ाव पर आकर रुक गया और बड़ी देर रुका ही रहा। मम्मी के घर की वह इकलौती शादी थी, इसलिए सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। मम्मी पापा हमेशा से शाही खर्च थे और इस मौके को तो वे यादगार बनाना चाहते थे। उस हुजूम में मौसी का परिवार अपनी विपन्नता के कारण अलग ही नजर आ रहा था। मम्मी मौसी को अपनी साड़ियाँ पहना रही थीं, पर साड़ियों से क्या होता है, पूरा परिवेश तो आप बदल नहीं सकते ना। वे साड़ियाँ टाट में मखमली पैबंद की तरह नजर आ रही थीं। यथा समय तिलक भेज दिया गया। सारे बुजुर्गवार साथ गए थे। लंदन वाले ताऊ जी की खास इसी मौके के लिए प्रतीक्षा थी ताकि बरेली वालों पर रौब डाला जा सके। वैसे रौब डालने के लिए साथ गया साजो सामान ही काफ़ी था। मम्मी पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे लड़के वालों को शिकायत का कोई मौका देना नहीं चाहते थे। लेकिन जब जनता वहां से लौटी तो बेहद उदास थी। सबके चेहरे लटके हुए थे। हम लोग सन्न रह गए थे। कहाँ क्या कमी रह गई, समझ में नहीं आ रहा था। हॉल में सबका चाय नाश्ता चल रहा था। वहीं मम्मी को तलब किया गया। उत्सुकतावश मैं और अंजू भी दरवाजे के पीछे जाकर खड़े हो गए। ताऊ जी बुरी तरह बरस रहे थे। कौन बेवकूफ यह प्रस्ताव लाया था? किसने तय किया था यह रिश्ता? लड़का देखने कौन गया था? उन्होंने कह दिया लड़का इंजीनियर है और आपने मान लिया। छानबीन करने की भी जरूरत नहीं समझी। यह तो अच्छा हुआ मैंने डिटेल्स पूछ लिए। तब पता चला महाशय डिप्लोमा होल्डर हैं। अपनी डबल एमए लड़की को तुम एक डिप्लोमाधारी से ब्याहने चले थे? वे पापा की ओर मुखातिब होकर बोले। दरअसल घर इतना अच्छा था, पापा ने अस्फुट स्वर में कहना चाहा। घर अच्छा होने से क्या होता है? क्या पैसा ही सब कुछ है? इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप भी तो कोई चीज होती है। मेंटल सेट अब भी तो एक सा होना चाहिए। मैं तो वहीं मना करके चला आता, पर तुमने कहा कि मंजू से पूछ लेते हैं, तो चलो अभी पूछ लेते हैं। तुरंत मेरी बुलाहट हुई। मैं तो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। फौरन धर ली गई। ताऊ जी ने बड़े सख्त लहजे में मुझसे मेरा निर्णय जानना चाहा। एक क्षण को तो मैं सकपका गई। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने जानबूझकर मम्मी पापा की ओर नहीं देखा, नहीं तो मैं निश्चय ही गड़बड़ा जाती। फिर मैंने स्पष्ट शब्दों में ताऊ जी से कह दिया, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए नहीं कि वीरेंद्र जी डिप्लोमा होल्डर हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोला गया। ऐसे झूठे लोगों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे इस निर्णय का सभी ने सहर्ष स्वागत किया। ताऊ जी बोले,
तो आज ही उन लोगों को खबर कर दी जाए, नहीं कल तो वे लोग बारात लेकर चल पड़ेंगे। फूफा जी बोले, उन्हें आ जाने दो, यहाँ से बेरंग वापस भेज देंगे, मजा आ जाएगा। चाचा जी बोले, उन्हें क्या खाक मजा आएगा, मजा तो हम लोगों को आने वाला है। इतनी तैयारी हो चुकी है, इतना पैसा खर्च हो चुका है, हॉल का, हलवाई का, बैंड बाजे का, बस का, कार का, होटल का, सबका बयाना दिया जा चुका है, सब डूब जाएगा। एक आइडिया है, मामा जी ने ताली बजाकर कहा। सब लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। हम लोग उनके सामने अंजू का प्रस्ताव रख देते हैं, हाँ कहेंगे तो ठीक है, विमला जिज्जी का एक भार उतर जाएगा, नहीं तो उनको बेरंग तो लौटना ही है। बरखुरदार, एक अजीब सी गुर्राहट कमरे में गूंज गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मौसा जी की आवाज़ है। उन्हें बोलते हुए भी बहुत कम सुना था। बरखुरदार, शायद तुम भूल रहे हो कि अंजू का बाप अभी जिंदा है और अंजू की शादी के लिए उसकी रजामंदी भी जरूरी है। क्या बात करते हो जीजाजी, मामा जी सिटपिटाकर बोले। मैंने तो एक सुझाव कर दिया था, आपकी मर्जी के बगैर थोड़े ही कुछ करना है। इट वॉज जस्ट ए सजेशन। तो प्रमोद जी, आपका यह सजेशन मुझे मंजूर नहीं है। मैं गरीब भले हूँ, पर मेरी बेटी की शादी दान खाते से नहीं होगी। दान खाते का सवाल ही नहीं है जीजाजी, आप पूरा खर्च दे देंगे, बस यह समझिए कि तैयारी के झंझट से आप बच जाएंगे। नहीं, मैं इस शादी के सरंजाम का खर्च भी नहीं दे सकता। मैं अपनी हैसियत का लड़का ढूंढूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी करूंगा। और अब यह विषय यहीं समाप्त समझा जाए। और वे उठकर चले गए। पल भर को हॉल सन्नाटे में छा गया। फिर खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अजीब खूसट आदमी है, पता नहीं विमला कैसे निभाती है। ऐसा स्वभाव लेकर लड़का ढूंढने जाएंगे, कोई दरवाजे पर भी खड़ा नहीं करेगा। बहुत ही अजीब आदमी है, मामा जी बोले। हम तो विमला जिज्जी के लिए सोच रहे थे। जीजा जी, आप एक बार कहते तो शायद मान जाते। मामा जी ने एक दो बार पापा को आवाज दी, पर न उन्होंने जवाब दिया न सिर उठाया। तब सबको भान हुआ कि पापा बड़ी देर से इसी तरह गुमसुम बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? चाचा जी ने पापा का कंधा छूकर कहा। उनका छूना था कि पापा उनकी बाहों में आ गिरे। उनका मुंह अजीब तरह से टेढ़ा हो गया था। हम लोगों की तो जान ही सूख गई। फौरन डॉक्टर बुलवाया गया। पता चला कि बीपी एकाएक बहुत बढ़ जाने से पक्षाघात हुआ है। तुरंत उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। पापा की इस आकस्मिक बीमारी के बावजूद मौसा जी उसी रात सपरिवार लौट गए। मौसी मम्मी के पास रुकना चाहती थीं, पर उन्होंने डपट दिया। इस समय घर में मेहमान जितना कम हो अच्छा है। तुम्हारी बहन मरीज की तीमारदारी करेगी कि मेहमानों की आवभगत करेगी। अगले 6 महीनों तक पापा की दुनिया बिस्तर में ही सिमट कर रह गई थी। वो तो आजकल लकवे का इलाज होने लगा है, इसलिए, नहीं तो शायद पूरी जिंदगी बिस्तर में ही पड़े रहते। फिर भी घर से बाहर कदम रखने में उन्हें पूरा 1.5 साल लग गया। पहले की तरह चलना फिरना, हंसना बोलना तो संभव ही नहीं हुआ। कुछ न कुछ नुक्स रह ही गया था। इन 1.5 सालों में पूरा परिदृश्य ही बदल गया था। मेरी शादी की तैयारियों ने उनके बैंक अकाउंट में बड़ा सा छेद कर दिया था। रही सही कसर बीमारी ने पूरी कर दी थी। इतने यत्न से जो बिजनेस उन्होंने स्थापित किया था वह चरमराने लगा था। लोगों के चेहरे से नकाब उतरने लगे थे और उन चेहरों में अपना कोई नजर नहीं आ रहा था। पापा से थोड़ी फुर्सत पाते ही मम्मी ने मेरी शादी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अब तो हमें बरेली वाले भी मंजूर थे, पर उन्होंने बहुत पहले ही सारा सामान लौटाकर हाथ जोड़ लिए थे।
किसी शुभचिंतक ने इस खेमे की खबर उन तक पहुंचा दी थी। इनकार का सेहरा उनके ही सिर रहा। फिर नए सिरे से खोजबीन शुरू हुई। एकाएक पता चला कि मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है। मेरी डिग्रियां लोगों को खटकने लगी हैं। पहली शादी के टूटने से भी लड़के वाले बिदकने लगे हैं। पहले जो रिश्ते बहुत बौने नजर आ रहे थे, वे भी अब हमारी पहुंच से दूर मालूम होते थे। हित चिंतक कभी किसी डायवर्सी का या दुहाजू का रिश्ता लेकर आ जाते थे तो मम्मी उन्हें डांट कर भगा देती थी। दोबारा वे इधर का रुख नहीं करते थे। फिर मम्मी ने ज्योतिषियों के चक्कर लगाना शुरू किया। करीब करीब सबने कहा कि 2 साल पहले एक संयोग बना था, वह बहुत जबरदस्त था। अगर वह संयोग जबरदस्त था तो शादी हुई क्यों नहीं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। उन लोगों ने बताया कि वैसा संयोग फिर से बनेगा तो पर देर लगेगी। किसी ने मणि, किसी ने मूंगा, किसी ने मोती धारण करने के लिए कहा, किसी ने पीपल पर जल चढ़ाने के लिए कहा, तो किसी ने रोज पार्वती मंगल पढ़ने की सलाह दी। सोमवार का व्रत तो कईयों ने सुझाया। अंगूठियां तो मैंने पहन ली, पर नियम व्रत मेरे बस के नहीं थे। उन पर विश्वास भी नहीं था। इसी बीच एक दिन अंजू की शादी का निमंत्रण मिला। पापा का बहाना लेकर मम्मी ने इन दिनों रिश्तेदारी में जाना ही छोड़ दिया था। बदली हुई परिस्थिति में वे किसी का भी सामना करने से कतराती थीं। किसी समय वे परिवार की सबसे संपन्न महिला थीं। वे अब भी लोगों को उस खुशफहमी में रखना चाहती थीं। अंजू की शादी में मुझे ही जाना था। इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं था। मम्मी ने मेरे दहेज के सामान से ही 2-3 साड़ियाँ निकाल कर अंजू और मौसी के लिए पैक कर दीं। एक इत्रदान भी रख दिया। तिलक का सामान भी वैसे ही पड़ा हुआ था। उसमें से तीनों बच्चों के लिए पैंट शर्ट और मौसा जी के लिए एक 3 पीस का सूट का कपड़ा निकाला गया। उस दिन पहली बार मुझे अपनी शादी टूटने का शिद्दत से एहसास हुआ। मम्मी की मजबूरी थी। इतना महंगा सामान खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी और किसी भी तरह से कमतर तोहफा वे देना नहीं चाहती थी। जो भी हो, उस दिन मेरा मन बहुत रोया था। अंजू उन साड़ियों को देखकर बोली, मौसी ने नाहक कितना खर्च किया। भला इतनी महंगी साड़ियाँ पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? वाह, नई ब्याहुली को तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, पर उस घर में फबना भी तो चाहिए। क्यों? मैंने डरते डरते पूछा। क्या घर बहुत अच्छा नहीं है? बुरा भी नहीं है, वह हंसकर बोली। बाबू की लड़की बाबू के घर जा रही है, बुरा क्या है? मैंने देखा अंजू का चेहरा निर्विकार था। शादी की कोई उमंग, कोई रौनक मुझे वहां नजर नहीं आई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, उस दिन मौसा जी ने हठधर्मी न की होती तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती अंजू। मैं भी औरों की तरह उन्हें कंजूस, जिद्दी, अकर्मण्य और खूसट समझती थी। उस दिन पहली बार पता चला कि लाख गरीब से ही यह आदमी स्वाभिमानी है। जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती अंजू। अपने स्वाभिमान की बलि देकर मौसा जी अगर तुम्हारा भविष्य संवार देते तो ये उससे भी बड़ी बात होती। कोई जरूरी था कि बरेली वाले ये संबंध स्वीकार कर ही लेते? तब मेरी कितनी किरकिरी होती सोचो। और अगर वे हाँ कर देते तो क्या मैं कभी हीन बोध से मुक्त होती? क्या वह आदमी कभी सिर उठाकर रिश्तेदारों के बीच खड़ा हो पाता? नहीं दीदी, आदमी को अपने प्राप्य से ही संतोष करनी चाहिए। हवाई किले बनाने से दुख ही हाथ आता है। अंजू ने अपरोक्ष रूप से मुझे ही उपदेश दे डाला था। इसके बाद अंजू से मुलाकातें कम होती चली गईं। वह स्वाभाविक भी था। वह अपनी घर गृहस्थी में, बच्चों में, नौकरी में मसरूफ हो गई थी। बस एक बार नानी की तिरही पर मिली थी
और हाँ, पापा की मृत्यु पर भी समय निकाल कर आई थी। बाकी उसकी खबरें मिलती रहती थीं। अंजू की बेटी हुई है, अंजू के बेटा हुआ है, अंजू की बेटी हाई स्कूल पास हो गई है, बेटा इंजीनियरिंग में आ गया है, बेटी ने एमएससी में टॉप किया है, उसके पति का प्रमोशन हो गया है। मामा मौसी की चिट्ठियों से सारी खबरें मिलती रहती। इससे ज़्यादा जानने की न तो उत्सुकता थी न फुर्सत थी। पापा जब तक रहे उन्होंने मुझे नौकरी नहीं करने दी। नौकरी की बात चलते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगते। मम्मी लंदन वाले ताऊ जी के लिए गालियां निकालने लगती, जिन्होंने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था, नहीं तो आज घर की हालत कुछ और होती। पापा की मृत्यु के बाद मम्मी को मनाने में मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। घर की हालत उनसे छिपी हुई नहीं थी। नौकरी के लिए भी मुझे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। मेरे पास हिंदी और अंग्रेजी में एमए की डिग्रियां थीं। किड्स की संवेदनशीलता पर मेरी थीसिस तैयार थी। बड़ी आसानी से मुझे गर्ल्स कॉलेज में नौकरी मिल गई। नौकरी की चिंता से मुक्त होने के बाद मैंने अपनी ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। ये बीच वाले वर्ष बड़े कसाले के गुजरे थे। उन्हें लौटाना तो मुश्किल था, पर अब मुझे अपने को संवारना था, सहेजना था। मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती उम्र को बांधे रखना था। मुझे अभी भी उस सुखद संयोग की प्रतीक्षा थी। मेरी आंखें अभी भी अपने सपनों के राजकुमार की बाट जोह रही थीं। ऐसा न हो कि किसी दिन वह आए और मुझे देखकर उल्टे पैरों लौट जाए। मुझसे 2 साल छोटी अंजू आज अपनी बेटी को ब्याहने चली है और मैं आज भी प्रतीक्षारत कन्याकुमारी की तरह हाथ में वरमाला लिए खड़ी हूँ। स्टेशन पर उतरकर मैं इधर उधर देख रही थी कि एक सुदर्शन युवक ने आकर मेरे पैर छुए। आप मंजू मौसी हैं ना? तुमने कैसे पहचाना? माँ ने हूबहू वर्णन जो कर दिया था, उसने हंसते हुए कहा और मेरा बैग उठा लिया। उसे देखकर मन में एक टीस सी उठी। मेरी शादी हो गई होती तो शायद मेरा बेटा इतना ही बड़ा होता, शायद इससे भी बड़ा, इससे भी सुदर्शन होता। हम लोग गेट की ओर बढ़ रहे थे कि सामने वाली बेंच पर बैठी एक स्थूल महिला उठी और हमारी ओर आने लगी। खिचड़ी बाल, बेतरतीब साड़ी, बेरौनक चेहरा। अगर वह आकर गले से न लग जाती तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि वह अंजू है। हमारा भरत मिलाप समाप्त हुआ तो बेटे ने पूछा, आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं बड़ी हूँ पूरे 2 साल, मैंने गर्व से कहा। पर माँ आपसे 4 साल सीनियर लगती हैं। 4 क्यों, पूरे 10 साल बड़ी लग रही हूँ मैं, अंजू ने निश्चल हंसी के साथ कहा। बड़ी तो लगोगी ही, तुम्हारा अधिकार कितना बड़ा है। तुमने कितने रिश्ते बनाए हैं, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी और अब किसी की सास बनने जा रही हो। मैंने उसका मन रखने के लिए कहा, सिर्फ उम्र बड़ी होने से क्या होता है, तुम्हारे सामने मैं तो छोटी ही पड़ती हूँ। तुमने जिंदगी के कितने पड़ाव देखे हैं, कितने अनुभव बटोरे हैं, कितने मौसम झेले हैं। मेरी जिंदगी में तो बस एक मौसम ही चला आ रहा है और वह मौसम है बसंत का। उसने हंसकर कहा, सच, बसंत तो तुम्हारे आंगन में तंबू तान कर बैठ गया है। क्या बात करती हो, सच कह रही हूँ। अभी घर चलकर देख लेना, मेरी बेटी, मेरी नंदे, मेरी देवरानी सब एक ही बात कहेंगी, हाय मंजू मौसी कितनी प्यारी लगती हैं, मंजू मौसी कितनी छोटी लगती हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने आशंकित स्वर में पूछा। बुरा क्यों लगेगा भाई, उसने हंसकर कहा और आगे बढ़कर रिक्शे वाले से मोलभाव करने लगी। सचमुच उसके चेहरे पर हताशा या ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था। अपने असमय बुढ़ापे को उसने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया था। घर गृहस्थी और नौकरी
के चलते वह अपना रख रखाव नहीं कर पाई है तो उसे इसका मलाल भी नहीं है। उम्र के इस पड़ाव तक वह खाली हाथ नहीं आई है। उपलब्धियों की एक पूरी गाथा उसके साथ, इसलिए उसके चेहरे पर इतना संतोष है, तृप्ति है। मेरे जीवन का यह बेमौसम बसंत अगर किसी दिन अचानक हेमंत में बदल गया तो क्या मैं इतनी ही शांत और निर्विकार रह पाऊंगी? जीवन में पहली बार मुझे अंजू से ईर्ष्या हो आई। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।